तो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है अभी पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी में जो अभी मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड जो है आपका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियोस जो है कल अपलोड हो चुका है और ऑब्जेक्टिव का यह पार्ट 1 है। ये ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्नों का सेट है दोस्तों, यह लगभग 3 पार्ट में जाएगा। तो इसका यह पहला पार्ट है। तो आइए पहले पार्ट के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, और ये जो सेट लिया है मैंने, ये अलग अलग यानी जिस साल में जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, उस साल को इंडिकेट किया गया। जैसे देखिए, ये 2004 में पूछा गया सवाल है। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में जो है वर्णित है और यह अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक इसका जिक्र किया गया है। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपका मौलिक अधिकार वर्णित है और भाग की अगर हम लोग बात करें तो भाग 3 में यह वर्णित है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो भाग 3 जो संबंध किससे है दोस्तों, तो मूल अधिकारों से संबंध है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो मूल अधिकारों को जो है सर्वप्रथम दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपको यानी कि संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम प्रदान की गई है। और हमारे देश में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वह भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। और भाग की अगर हम लोग बात करें तो भाग तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को जो है सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है दोस्तों आपका यानी कि भाग 3 को जो है सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। यानी मौलिक अधिकारों को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, तो मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो वह मानव के प्राकृतिक और अप्रत्येय अधिकार है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी मूल अधिकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रत्येय अधिकार है ये अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के जो है 24 अनुच्छेदों में जो है आपका मूल अधिकारों का वर्णन है। यानी कि 12 से 35 के बीच जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को दोस्तों 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, तो उसके बाद जो है एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार को हटा करके जो है इसे कानून के अधिकार के तहत रखा गया। यानी इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया। तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है, किंतु मूल संविधान में यह 7 अधिकार थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों भारतीय नागरिकों को अभी वर्तमान में, किंतु मूल संविधान में 7 थे। तो चूंकि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने ये पूछा जा रहा है, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। यानी मौलिक अधिकार जो है आपका मूल संविधान में ही वर्णित था और इसमें जो आरंभ में 7 थे और अभी मैंने बताया कि ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 6 अधिकार रह गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। तो भारतीय संविधान में न्यायालय में जो है आपका मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय पर भी इसका दायित्व है लागू करने का, उच्च न्यायालय पर भी इसका दायित्व है लागू करने का। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है दोस्तों वह राष्ट्रपति कर सकता है, अब वह भी विशेष परिस्थितियों में ही इसका निलंबन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसे प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुनवाई करने का अधिकार और व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो संविधान के द्वारा जो उद्घोषित मौलिक अधिकार है दोस्तों उसमें संशोधन किनके द्वारा किया जा सकता है यह पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा संसद के द्वारा, यानी संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन आपका सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को यानी भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, तो उसे जो है निलंबित किया जा सकता है। यानी कुछ परिस्थितियों में दोस्तों इसे, जैसे मार्शल लॉ है या आपातकाल की स्थिति है, तो इन अधिकारों को जो है यानी कि कुछ अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है इन परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो उच्चतम और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में कौन से मामले आते हैं दोस्तों? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन, यानी मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है आपका वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का विषय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संसद के अनुसार जो कार्यपालिका है दोस्तों आपका न्यायपालिका जो है यह आपका यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षक है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है दोस्तों राष्ट्रपति दे सकता है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को दिया गया है, यानी संसद जो है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है मानव का जो है आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी यह मौलिक यानी यह जो ऐसा अधिकार है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है दोस्तों? तो उच्चतम व उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो भारतीय संविधान में जो है मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित करने वाली सत्ता कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो है यानी राष्ट्रपति जो इसका निलंबन कर सकती है। एक ही प्रश्न को कई बार जो अलग अलग तरीके से पूछा गया है दोस्तों, और एग्ज़ाम का भी यही तरीका होता है कि आपको घुमा फिरा करके प्रश्न को पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये आपका यानी कि इसका बताना है कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है 1 2 3 4 इसमें जो है कौन से यानी सही है।
तो यानी कि कोर्ट के अनुसार इसका हमको आंसर करना है। तो पहला है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। तो सही है दोस्तों, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक क्या है, गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो यह भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो ये सही नहीं है दोस्तों, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो यह भी गलत है। तो इसके अनुसार आपका सही जवाब होगा 1 तथा 2 सही है। यानी कि आपका 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा और चौथा जो आपका गलत है। अगला प्रश्न है हमारा कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो समानता का अधिकार जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य जो दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है आपका, यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण आपका लगाता है। यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 व 16 में जो है यह मिलाकर पढ़ने से जो सर्वोच्च न्यायालय को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है हमारा कि विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है दोस्तों, नागरिक अधिकार है। यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान की जो है दोस्तों अस्पृश्यता, यह जो है अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। यानी छुआछूत की जो वो व्यवस्था थी हमारे देश में, इसको पूर्णतः जो है संविधान में गलत बताया गया है, इसे जो हटाया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो वही हो जाएगा दोस्तों इसका, यानी अनुच्छेद 17, यानी अस्पृश्यता जो है आपका पूरी तरह जो है आपका यानी बैन किया गया है इस छुआछूत को अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए कौन सुनिश्चित करता है दोस्तों, तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, ये सभी समानताएं जो यानी सभी क्षेत्रों में समानताएं जो है आपको भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 18 में जो है इसका वर्णन किया गया है। यानी अनुच्छेद 18 में जो है पदों को समाप्त किया गया था। यानी कि आज़ादी से पहले जो लोगों को पद दिए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा, उन पदों को ख़त्म करके जो है आपका ये अलंकार यानी कि यानी पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब जो है आपका अलंकरण प्रदान किए जाने लगे। तो यह अनुच्छेद 18 हो जाएगा इसका आंसर। ये सब जो है डीपली मैंने बताया दोस्तों। जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा है जिन दोस्तों ने, तो वो लोग जो है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख ले। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 1995 में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ है,
वह जो है आपका यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका यानी समता के अधिकार के तहत जो है दोस्तों, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार जिसे आपका समता के अधिकार के तहत जो है वर्गीकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो जो भिन्न वर्ग है दोस्तों वह अनुच्छेद 19 है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है आपका भिन्न वर्ग है, बाकी यानी इन तीनों से आपका भिन्न वर्ग है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो दोस्तों ए, बी व सी सभी को मिलाकर आपको इसको पढ़ना है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और बी जो है संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और सी जो है ए संविधान के अनुच्छेद 16 को मिलाकर, यानी कि आपका 14, 16 और 15 को मिलाकर के जो है आपका भारतीय संविधान में जो है समान वेतन को यानी कि क्लियर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो दोस्तों भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार था उसको जो है आपको इस चेन्नई राज्य बनाम चंपकराम दोरायजन के मुकदमे के द्वारा जो है संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। तो भारत में जो है संविधान के यानी समाचार पत्रों का स्वतंत्र जो है संविधान के अनुच्छेद 19 एक यानी क के रूप में जो है संबंधित है, यानी इसका वर्णन जो है आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो यह आज़ादी जो है अंतर्निहित है दोस्तों 19 का एक या में या ए इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो है आपको प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की आज़ादी के बारे में जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो प्रत्याभूत की गई है। तो आपका ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।